मधुर और शांत स्वभाव की सुंदरता वाली महिला शिया युआन विश्वविद्यालय के समय से ही परिसर में केंद्र बिंदु रही है। स्नातक होने के बाद शिया युआन ने हैंडसम और कुशल रियल एस्टेट विशेषज्ञ त्यानझोंग से शादी की और जल्द ही उनके पास एक चंचल और प्यारी बेटी थी। 2 लोगों की दुनिया आधिकारिक तौर पर एक सुखी परिवार के रूप में 3 लोगों के घर में बदल गई। आसपास के पड़ोसी इस परिवार से बहुत ईर्ष्या करते हैं। रनर जो उसी रात 2015 के मई के महीने में बदकिस्मती अचानक आ धमकी। पूरे परिवार के 3 सदस्य उनके घर में मारे गए और पुलिस ने 1 वर्ष तक जांच की, लेकिन अपराधी को नहीं खोज पाई। बाद में एक समाचार पत्र संपादक ने मामले की जांच फिर से शुरू की, तब जाकर इस जघन्य रहस्य का अंधकारपूर्ण सच सामने आया। दोस्तों के आग्रह पर इस एपिसोड में हम एक और जापानी डार्क सस्पेंस फिल्म यू केंग लू की व्याख्या जारी रखेंगे। इस फिल्म की कहानी दहलाने वाली है, जो पूरी तरह से त्यानचेंग द्वारा पहले समझाए गए पिछली सर्दी में तुम्हारे साथ टूटना से कम नहीं है। मुख्य पात्र शियाओची एक पत्रिका संपादक है। शियाओची की बहन एक अविवाहित मातृत्व को अपनाई हुई माँ है। हाल ही में ची की बहन को 3 साल की अपनी बेटी के प्रति कथित दुर्व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया। जेल। सात बहन ने यह कहकर सफाई दी कि उसकी बेटी बचपन से ही कमजोर रही है और उसे बच्चों की देखभाल करना नहीं आता, इसलिए उसकी बेटी में गंभीर कुपोषण के लक्षण दिखे हैं। लेकिन बच्चे की स्थिति वाकई बहुत खराब है और उसे फिलहाल अस्पताल में बचाया जा रहा है। पुलिस सातवीं बहन की बातों पर विश्वास नहीं कर रही है और बच्चों के न्यू डाई के अपराध में उस पर मुकदमा चलाने की योजना बना रही है। छोटी सातवीं ने अपनी बहन के लिए एक वकील को नियुक्त किया। वकील ने महसूस किया कि सातवीं बहन को शायद मानसिक समस्या हो सकती है, इसलिए उसने छोटी सातवीं को सलाह दी कि वह अपनी बहन को मानसिक परीक्षण के लिए ले जाए। अगर यह साबित हो सके कि सातवीं बहन के पास वास्तव में मानसिक बीमारी है, तो शायद वह जेल की सजा से बच सकती है। मानसिक परीक्षण में कुछ समय लगता है। इस इंतजार की अवधि में छोटे शी ने मैगजीन के मुख्य संपादक से शायुआन परिवार के विनाशकारी हत्या मामले की जांच रिपोर्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति मांगी। अब शायुआन परिवार की हत्या को 1 वर्ष बीत चुका है। समाचार की गर्मी पहले ही खत्म हो चुकी है और मैगजीन के लिए कोई रिपोर्टिंग मूल्य नहीं रह गया था। हालांकि मुख्य संपादक ने छोटे शी की अनुमति को स्वीकृति दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अखबार में 7 बहन की गिरफ्तारी की खबर देख ली थी। समाचार यह अनुमान लगाता है कि हाल ही में छोटा क्यू निश्चित रूप से उदास महसूस कर रहा होगा, इसलिए उसने उसे कुछ ऐसा करने की अनुमति दी जिसमें उसकी रुचि हो, यह आशा करते हुए कि वह इस माध्यम से अपना ध्यान हटा सके। क्योंकि हत्या के अपराधी ने कोई सुराग नहीं छोड़ा और घटनास्थल पर कोई संपत्ति भी नहीं खोई। पुलिस का मानना है कि यह पूर्व नियोजित बदला हत्या का मामला है। इसलिए शाओशी ने पीड़ित परिवार के सामाजिक संबंधों से जांच शुरू करने का फैसला किया। उसने पहले परिवार के पुरुष मुखिया तनाका के सालों पुराने सहकर्मी ओर्डली से मिलने का समय तय किया। जब ओर्डली को पता चला कि शाओकी तनाका के परिवार हत्या मामले की जांच करना चाहता है, तो शुरू में वह कुछ हिचकिचा रहा था, लेकिन कुछ पेग के बाद वह खुलकर बोलने लगा। ओर्डली के कहने के अनुसार तनाका कंपनी में सभी के साथ अच्छा संबंध बनाए रखता था और उसकी एकमात्र संभावित दुश्मन कुछ वर्षों पहले की एक महिला सहकर्मी हो सकती है। जब तनाका ने अभी कंपनी में काम शुरू किया था, तब उसका और इस महिला सहकर्मी का एक रोमांटिक संबंध था, लेकिन तनाका केवल मस्ती करना चाहता था। बाद में उससे छुटकारा पाने के लिए तनाका ने चोरी छिपे पुरानी ली को इस महिला सहकर्मी के साथ जुड़ने के लिए उकसाया। जब दोनों ने अपनी मर्जी से खेल लिया, तो तनाका और पुरानी ली ने पीड़ित की तरह उस महिला सहकर्मी को छोड़ दिया और उसे धोखा देने का कलंक दिया। इससे साफ होता है कि तनाका का चरित्र अच्छा नहीं था। हालांकि भले ही लाओली को लगता है कि वह महिला सहकर्मी तानाका से नफरत करती है, लेकिन उनका मानना है कि वह तानाका के परिवार की हत्या करने में सक्षम नहीं हो सकती, क्योंकि महिला सहकर्मी कई साल पहले नौकरी छोड़ चुकी है। वर्तमान में उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं और वह एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। पदक्रम प्रणाली। सभी छात्रों को 2 समूहों में साधारण रूप से विभाजित किया गया है। एक है आंतरिक छात्र, दूसरा है बाह्य छात्र। तथाकथित बाह्य छात्र वे साधारण लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश करके प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई, जबकि आंतरिक छात्र वे हैं जो विश्वविद्यालय के संबद्ध माध्यमिक विद्यालय से सीधे आए हैं। इन व्यक्तियों का पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा होता है, या तो सरकारी अधिकारी के बच्चे होते हैं या अमीर माता पिता के। उन्हें शीर्ष विश्वविद्यालय में दाखिला पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और आसानी से अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह बीता लेते हैं। बहुत से बाहरी छात्र आंतरिक छात्रों के समूह में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जन्मजात वर्ग भिन्नता आंतरिक छात्रों को बाहरी छात्रों के प्रति ऊंचाई से देखने का भाव देती है। लेकिन शिया युआन एक अपवाद है। हालांकि शिया युआन का परिवार साधारण था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से सुंदर थी और चाय बनाने की कला में बहुत निपुण थी। स्कूल में दाखिल होने के कुछ ही समय बाद वह आंतरिक छात्रों के साथ घुल मिल गई, जिससे बाकी बाहरी छात्र बहुत ईर्ष्या करते थे और सभी उससे दोस्ती करने की कोशिश करते थे, लेकिन जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसने सोचा था कि इस आत्मसम्मान भरे रवैये ने वास्तव में शिया युआन का ध्यान आकर्षित किया। जब उसे पता चला कि चुंजी के पास विदेश में पढ़ाई का अनुभव है, तो शिया युआन ने उससे अंग्रेजी सीखना शुरू किया और शुंजी को आंतरिक छात्रों से परिचित कराया। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए, पर ज्यादा समय नहीं बीता था कि शुंजी ने पाया कि शिया युआन ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया। अंत में दोनों की दोस्ती आपसी थप्पड़बाजी के साथ समाप्त हो गई। हो सकता है कि उसे चिंता थी कि शाओशी उसे परिवार विनाश की सच्ची अपराधी समझे, इसलिए शुंजी ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया कि भले ही वह शिवान को पसंद न करती हो, लेकिन वह हत्या करने जैसी बातें नहीं करेगी। शिवान जैसे ग्रीन टी ने कई लोगों को नाराज किया था और वह तो उनमें से बस एक थी। और अब मैं उद्यमिता में सफल हो चुका हूँ, पहले की बातों को पीछे छोड़ चुका हूँ। जुनको से विदा लेने के बाद शियाओची ने जुनको के पूर्व बॉयफ्रेंड से भी मुलाकात की, जो वह व्यक्ति है जिसे शिया युआन ने चुरा लिया था। वह व्यक्ति अजीबोगरीब लग रहा था, अब भी शिया युआन को भूल नहीं पाया है।
बस उसने एक सिगरेट जलाई और बीती बातें करने लगी। उसके मुंह से शायुआन एक प्यारी और निश्चल परी थी, और उसने प्रेम संबंध क्यों बदला यह पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि चुंजी नासमझ थी और शायुआन की तरह संवेदनशील और कोमल नहीं थी, जो हर दिन उसकी तारीफ करती थी। ये सुनकर छोटा चीची ने धोखेबाज लड़के की भ्रमित प्रकृति को और अधिक समझ लिया। लगता है ये लड़का सिर्फ दिलफेंक है, उसकी बिल्कुल भी समझने की क्षमता नहीं है। छोटा चीची को लगा कि इस व्यक्ति से शायद कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती, इसलिए वह अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। जाने से पहले उसने धोखेबाज लड़के को कचरा न फेंकने की सलाह भी दी और उसने सिगरेट का जलता हुआ सिरा उठा लिया जिसे वह व्यक्ति फेंकने वाला था और उसे बाहर ले गया। साक्षात्कार समाप्त करने के बाद शाओशी ने अब तक एकत्र की गई जानकारी का पुनरावलोकन किया। हालांकि अभी भी हत्यारे का कोई सुराग नहीं था, लेकिन कम से कम यह पुष्टि कर सकता था कि खुशहाल परिवार की छवि सिर्फ एक मुखौटा थी। इसके बाद शाओशी ने एक परिवार हत्या मामले पर एक रिपोर्ट लिखी, लेकिन यह संयोग से एक मशहूर हस्ती की खबर से टकरा गई। ये रिपोर्ट न तो पहले पन्ने की सुर्खियां बनी और न ही किसी हलचल को उत्पन्न कर पाई। छोटे सात को महसूस हुआ कि वह वांग हेडलाइन से भी अधिक दुर्भाग्यशाली हैं, जिससे वह थोड़ा निराश हो गए। इसी समय एक महिला जिसका नाम कैकई था ने छोटे सात को फोन किया। उसने दावा किया कि उसे परिवार हत्याकांड के असली अपराधी के बारे में पता है और उसने छोटे सात को मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन छोटे सात तय स्थान पर पहुँचे और कैकई से मिले। कैकई ने सीधे हत्यारे की पहचान नहीं बताई, बल्कि पुराने समय की बातें करने लगी। दरअसल मृत क्षेत्र के पुरुष मालिक तानाका कैकई का पूर्व प्रेमी और विश्वविद्यालय का सहपाठी था। जब विश्वविद्यालय में नया प्रवेश हुआ था, कैकई ने तानाका का पीछा किया था, लेकिन उसे उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। बाद में जब स्नातक होने और नौकरी की तलाश का समय आया, तानाका अचानक कैकई के पास मदद मांगने आया। ये आशा करता कि कैकई का सीओ पिता नौकरी दिलवाने में मदद करेगा। उस समय की कैकई का पहले से एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर भी वह तानाक को नहीं भूल पा रही थी, इसलिए उसने प्रस्ताव दिया कि वह उसका बैकअप बॉयफ्रेंड बने। तानाक ने अपने भविष्य के लिए सहर्ष यह स्वीकार कर लिया। बाद में पता चला कि तानाका ने खुद के अलावा एक और सीईओ की बेटी से संबंध बनाए थे। जब सेइत्सेई को एहसास हुआ कि तानाका का दृष्टिकोण उससे भी ज्यादा विकृत है, वह गुस्से में तानाका के पास गई और उसकी नई गर्लफ्रेंड से सामना किया। लेकिन तानाका ने आत्मविश्वास से कहा कि उसने चाहे सेइत्सेई और नई गर्लफ्रेंड का उपयोग कर अच्छा काम पाया हो, लेकिन सेइत्सेई और नई गर्लफ्रेंड ने भी उसका शरीर पाया और सबके लिए यह बस एक प्रकार का समान मूल्य का आदान प्रदान है। ऊपर की बेशर्म टिप्पणी के बाद तानाका ने फिर से ईमानदारी का नाटक करते हुए कहा कि वह साई और नई प्रेमिका के बीच एक को अपनी पत्नी के रूप में चुनने की योजना बना चुका है और शादी के बाद एक पूरी तरह से समर्पित अच्छा पति और अच्छा पिता बनने की कसम खाता है। त्यांजोंग की इस विचित्र बात ने नए प्रेमिका को तुरंत नाराज करके भगा दिया, लेकिन अजीब मानसिकता वाली साई त्यांजोंग की ईमानदारी से प्रभावित हो गई। उसकी नजर में त्यांजोंग भले ही लंबे दिखने में नहीं थे, लेकिन बहुत दयालु थे। एक स्वार्थी व्यक्ति है, लेकिन खुले तौर पर जीता है। सिर्फ जरा अफसोस की बात है, बाद में साई के परिवार की स्थिति बिगड़ गई। पिता अचानक दिवालिया हो गए और वह तानाका के साथ अंत तक नहीं चल पाई। कोनी ने आधा दिन सुना, सिवाय इसके कि यह दुनिया सचमुच गड़बड़ है, उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इसलिए काइचाई से जल्दी से हत्यारे का नाम बताने के लिए कहा गया, पर चाई ने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि इस दुनिया के अधिकांश लोग मूर्ख और खाली हैं, और जो ज्यादा समझदार और साफ दिखने वाला तिनाकी था, उसने निश्चित रूप से मानव प्रकृति को देख लिया, इसलिए वह टूट गया। काइचाई के इस रहस्यमयी व्यवहार को देखकर शाओची के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस अजीबोगरीब साक्षात्कार को समाप्त करने के। इसके बाद वकील ने छोटी खड़ी से संपर्क किया और उसकी बहन के अतीत के बारे में पूछताछ की। इसी दौरान 7वीं बहन की मानसिक स्थिति का आकलन करने वाले डॉक्टर पहले ही 7वीं बहन के मुंह से कुछ कठिन बयान करने वाले रहस्य जान लिए थे। वकील इस बार आए हैं ताकि छोटे वेस्ट से संबंधित स्थिति की पुष्टि कर सकें। वकील के पूछताछ करने पर छोटे वेस्ट को एक दर्दनाक अतीत को स्वीकारना पड़ा। जब सात माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, तब वह खुद एक नासमझ लड़की थी। उसे बच्चों की देखभाल करना नहीं आता था, इसलिए छोटे सात और उसकी बहन को अक्सर ठंड और भूख का सामना करना पड़ता था। और उनके पिता एक दरिंदे थे। न केवल वे छोटे सात को अक्सर मारते थे, बल्कि अक्सर छोटी बहन को भी परेशान करते थे। अपरिचित छोटी बहन चुपचाप यह सब सहन करती रही, जब तक एक दिन छोटे सात ने अपने पिता को बहन के साथ दुर्व्यवहार करते पाया। उस समय का छोटा सात पहले से ही हाई स्कूल में था। उसके पास बहन की रक्षा करने की क्षमता थी। उसने पिता को खूब मारा। पिता डर के मारे घर छोड़कर भाग गए और कभी वापस नहीं आए। और हमेशा से गैर जिम्मेदार माँ ने भी तुरंत तलाक की पेशकश कर दी और दोनों बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तब से इस घर में बस भाई बहन एक दूसरे के सहारे रह गए। बाद में 7वीं बहन ने अपने दुर्भाग्यपूर्ण मूल परिवार से छुटकारा पाने के लिए कड़ी मेहनत करके एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। भाई बहन की कहानी सुनकर वकील कुछ हद तक दुखी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने वह सवाल पूछा जो भाई बहन हमेशा टालते आए हैं, और वह था, यानी 7वीं बहन की बेटी आखिर किसके साथ पैदा हुई थी। छोटा सात स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इच्छुक नहीं था। जोजा इस समय उसका मोबाइल बजा। शाओची ने फोन उठाने का बहाना बनाकर वकील के सवालों से बच निकली। फोन करने वाली थी शाओची, जिसकी पहले मुलाकात हो चुकी थी, चुनजी ने शाओची को अपने घर मिलने बुलाया। कहा कि उसे एक महत्वपूर्ण आरोपी याद आया। उसी शाम शाओची नियत समय पर पहुंची। चुनजी ने उसे बताया, विश्वविद्यालय के दिनों में एक लड़की का जीवन शायुएन ने बर्बाद कर दिया था, और वह लड़की वास्तव में शाओची की सगी छोटी बहन थी। मूल कारण ये था कि
वह सोचती थी कि वह इससे अपने जीवन को बदलने के लिए सही व्यक्ति को पालेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शायुआन यह सब अच्छे इरादे से नहीं कर रहा था। वह तो बस सातवीं बहन की सुंदरता को देखकर उसे उन अमीर लोगों को खुश करने के लिए एक साधन मानता था। एक पार्टी में कई लोगों ने बारी बारी से सातवीं बहन के साथ दुर्व्यवहार किया। चुंजी ने छोटे सात को बताया कि उसने हाल ही में अखबार में सातवीं बहन की बेटी को कथित तौर पर प्रताड़ित करने की खबर देखी थी और तब उसे ये वजह याद आई। अच्छा व्यक्ति, चूंकि के दृष्टिकोण से सातवीं बहन सबसे अधिक संभावना है कि शरद बादल के परिवार के हत्यारे हैं। इस समय चूंकि को यह नहीं पता था कि सातवीं बहन वास्तव में छोटी सात की छोटी बहन है, उसने काफी खुश होकर कहा कि सातवीं बहन इसी का हकदार है। अगर वह खुद लालच और घमंड में न फंसती तो उसे ऐसी हालत का सामना न करना पड़ता। ये कहने के बाद शुंजी ने चाय की केतली उठाई और कुछ और चाय बनाने की तैयारी की। जैसे ही वह चाय बनाने के लिए नीचे झुकी, शियाओशी ने अचानक मेज पर रखा लोहे का शोपीस उठाया और पीछे से उसके सिर पर मार दिया। शुंजी वाह करते हुए रो पड़ी। बाद में छोटी पश्चिम ने शांति से घटनास्थल को साफ किया, फिर एक सिगरेट की बट को घटनास्थल की एस्ट्रे में डाल दिया। वह सिगरेट की बट उसने पहले विशेष रूप से छुपाकर रखी थी जब उसने शुद्ध का पूर्व प्रेमी धोखेबाज व्यक्ति का साक्षात्कार लिया था। कुछ दिन बाद अखबार में एक समाचार छपा। कई प्रेम संबंध रखने वाले व्यक्ति को अपनी पूर्व प्रेमिका चुंजी की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाओशी ने समाचार को शांत चेहरे से पढ़ा, फिर उसने सामूहिक हत्या की जांच छोड़ दी। दूसरी ओर मनोचिकित्सा केंद्र में सातवीं बहन अपनी आत्मकथा सुना रही है। असल में उसकी एकमात्र इच्छा थी अपने सबसे प्यारे पुरुष के लिए एक बच्चे को जन्म देना और तीनों के परिवार का एक साधारण और खुशहाल जीवन जीना। लेकिन वास्तविकता ने बार बार उसकी कल्पनाओं को तोड़ दिया। उसका बच्चा कमजोर और बीमार रहता था, यहाँ तक कि लोगों को देखकर मुस्कुराता भी नहीं था। बाद में लेकिन एक दिन सातवीं बहन की सड़क पर शायुआन से मुलाकात हुई, जो अभी भी खूबसूरत और शालीन दिख रही थी। उसके साथ एक चंचल और प्यारी छोटी बेटी थी। माँ बेटी हंसी मजाक कर रही थी। सातवीं बहन ने आगे बढ़कर शायुआन से बात की, परंतु दूसरी तरफ सेक हुए, लेकिन उसे ना पहचानने वाले अंदाज में वह बेरुखी से चला गया। अजीब तरीके से सातवीं बहन ने उसका पीछा किया और उसके घर चली गई और नतीजा ये हुआ कि उसने देखा कि उसके पति त्यांजोंग काम से घर लौट आया। खुशहाल परिवार की यह तस्वीर सातवीं बहन को गहराई से चुभ गई। प्रतिशोध के लिए उसने रात में चुपके से शायुआन के घर की रसोई में प्रवेश किया, एक सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और पहली मंजिल पर त्यांजोंग पर 6 बार वार किया। फिर दूसरी मंजिल पर जाकर सोते हुए शायुआन और बच्चे को मार डाला। अपने अपराध की कहानी गाकर बताते हुए सातवीं बहन ने आंसू बहाए। इस समय डॉक्टर बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया और उससे पूछा कि वह अकेले में क्या बड़बड़ा रही थी। सातवीं बहन ने जल्दी से अपनी भावनाएं सही कर ली और कहा कि उसने कुछ नहीं कहा। दरअसल सातवीं बहन सिर्फ हवा से बात कर रही थी। डॉक्टर अभी फोन पर बात करने के लिए बाहर गए थे। उन्होंने उसकी दिल की बातें सुनी ही नहीं। डॉक्टर ने फोन के माध्यम से सातवीं बहन को सूचित किया कि आज सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी बेटी का दुर्भाग्य से निधन हो गया है। इसी दुखद खबर की जानकारी सातवीं बहन के वकील को भी दी गई। यहाँ तक कि वकील कुछ भी कर लें, वे सातवीं बहन को बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के आरोप से मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन वह वास्तव में उत्सुक है कि आखिर उस बच्चे का पिता कौन है। इसके बाद वकील ने कई प्रयासों के बाद सातवीं बहन की माँ को ढूंढ निकाला। वकील के सवालों के सामने सातवीं माँ का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और इसी समय छोटी सातवीं जेल में सातवीं बहन से मिल रही थी। उसने बहन को बताया कि वह बच्चे के अंतिम संस्कार का ध्यान रखेगा और सातवीं बहन ने भाई से कहा कि उसने कभी अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उसने अक्सर बचपन में अपने पिता को भाई को पीटते हुए देखा था और वह भाई की निराशा और दर्द को सच्चाई से महसूस कर सकती थी, इसलिए वह बच्चे पर कभी हाथ नहीं उठाएगी। सातवीं बहन ने यह भी कहा कि जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है वह उसका भाई है। वह खुश है कि उसके पास भाई के साथ विशेष रहस्य हैं और वह इन रहस्यों को हमेशा सुरक्षित रखेगी। फिल्म यही खत्म हो जाती है, लेकिन कई अस्पष्ट सवाल छोड़ जाती है। उदाहरण के लिए, बच्चे के पिता आखिर कौन है? यदि सातवीं बहन ने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया तो बच्चे में गंभीर कुपोषण के लक्षण क्यों दिखाई देते हैं? इसके अलावा क्या सातवीं बहन वास्तव में इस जघन्य हत्याकांड की दोषी है? ये मत भूलो, सातवीं बहन ने कहा था कि वह कभी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वह शायुआन की बेटी को कैसे मार सकती है? और सातवीं बहन द्वारा कहा गया विशेष रहस्य क्या है? छोटा सातवीं अचानक 1 साल पहले के मामले की जांच क्यों करने लगा? त्यांचेंग ने इन सवालों के जवाबों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। बच्चे का पिता शायद छोटा सातवीं ही है। सातवीं बहन ने पहले हवा में कहा था उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि वह सबसे प्यारे व्यक्ति के बच्चे को जन्म दे और सातवीं बहन के सबसे प्यारे व्यक्ति वही हैं। जब वकील ने सात माँ से पूछा तो सात माँ का चेहरा अजीब था और उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कैमरा तुरंत छोटे सात की पीठ की ओर कट गया, जो स्पष्ट रूप से समस्या के जवाब का संकेत देता है। सात बहन का यह बच्चा कमजोर और बीमार है। शायद यह भी करीबी रिश्तेदारों के मिलन के कारण हुआ जन्मजात कमी है। जहाँ तक परिवार की हत्या के असली अपराधी की बात है, हो सकता है कि इसमें सिर्फ सातवीं बहन न हो। वह तो एक मानसिक रूप से अस्थिर कमजोर महिला है। अगर यह घटना वास्तव में उसके अचानक के इरादे से की गई होती तो पुलिस आखिर कैसे पूरे 1 साल तक व्यस्त रहती और फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाती। जाहिर है कि कोई शांत और समझदार व्यक्ति सातवीं बहन की मदद कर रहा था और ये व्यक्ति निस्संदेह उसका भाई शाओजे है। और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सातवीं बहन ने कहा था कि वह बच्चे को हाथ नहीं लगा सकती। इसलिए सच्चाई यह हो सकती है कि सातवीं बहन ने आवेश में आकर पहली मंजिल पर तानाका पर हमला किया और उसे बचाने के लिए आए उसके भाई ने उसकी बहन के अपराध को छुपाने के लिए दूसरी मंजिल पर सो रही शियुआन माँ बेटी को मार डाला।
अंत में सातवीं बहन ने हवा में अपराध स्वीकारा, शायद केवल झूठे बयान की तैयारी कर रही थी। इस प्रकार जब मामला सामने आएगा तो वह अकेले ही सभी अपराध अपने ऊपर ले लेगी। किमी अपने भाई के साथ साझा किए गए विशेष रहस्य के बारे में बात करती है, जिसमें बच्चे की वास्तविक पहचान के अलावा शायद मी मिन कैन एन की सच्चाई भी शामिल हो। और छोटे चिमे ने अचानक 1 साल पुराने इस मामले की जांच शुरू कर दी। यह स्वाभाविक रूप से सच्चाई उजागर करने के लिए नहीं था, बल्कि सभी संभावित उजागर होने वाले सुरागों को छुपाने के लिए था। इसलिए उसने अपनी बहन की ओर इशारा करने वाले जुनको को मार डाला और अपराध को सहजता से जुनको के पूर्व प्रेमी पर थोप दिया। यह पूर्व प्रेमी थोड़ा बेवकूफी भरे अंदाज में था और उसे मी मिन कैनन की महिला मालिक के साथ गहरी संबंध थे। हो सकता है कि मी मिन का दोष भी उसके ऊपर डाल दिया जाए। फिल्म देखने के बाद टियन चेंग के पेट में सिकुड़न के अलावा जापानी रचनाकारों की कल्पना और हिम्मत की वास्तव में कुछ सराहना हुई। इतने सारे संवेदनशील, नाटकीय और अंधेरे तत्वों को एक साथ मिलाकर एक ऐसा कहानी बनाना जो तार्किक भी हो, वास्तव में आसान नहीं है। जापान में इस तरह की और भी कई रहस्यपूर्ण थ्रिलर रचनाएं हैं। क्या आप लोग उन्हें पसंद करते हैं? आज के लिए बस इतना ही। जो साथ ही रहस्य, थ्रिलर और अपराध फिल्में पसंद करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।